वो क्या मामलात हैं जो आपके वीजा रिफ्यूजल का रीजन बनते हैं। तो आज हम इन्हीं तमाम पॉइंट से बात करने वाले हैं जो बहुत ही हसास पॉइंट्स हैं, यानी कि आप बाज़ औक़ात और अक्सर औक़ात वीज़ा रिफ्यूज़ल आपका नहीं होना चाहिए मगर हो जाता है। उसकी रीज़न बनती है आपकी नासमझी और आपकी कंसल्टेंसी की जो मयार है, अगर उसमें कमी है तो ये वजह आपकी बन सकती है। जबकि आपको वीज़ा मिल सकता था मगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। रीज़न जानने के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है। आज हम उन तमाम पॉइंट्स से बात करेंगे जिन पॉइंट्स को अब आप नजरों में रखेंगे ताकि आपका वीजा रिफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि हम किसी भी कंट्री के लिए अगर कोई वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले और खास बात यह है कि उसकी मांगी हुई तमाम बातों को पूरा करें। जो भी डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं हम उन्हें कंप्लीट करें। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपको एक चेकलिस्ट मिलती है जिस पे लिखा होता है कि आपके पास यही चीजें होनी चाहिए, लेकिन आपके पास अगर उनमें से कोई चीज नहीं होती तो आपका एजेंट कहता है कोई बात नहीं, अगर ये फलां चीज नहीं है तो इसको हम बर्दाश्त कर लेंगे। जबकि ऐसी बात नहीं है, उस तमाम बातों की वैल्यू होती है। किसी के पास FRC नहीं होता, किसी के पास NTN नहीं होता। अगर ऐसी कोई बात भी है तो उसे कंप्लीट करना जरूरी है अगर आप वाकई में वीजा के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो। इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स, दूसरा पॉइंट हमारा है इनवैलिड डॉक्यूमेंटेशन का, और ये पॉइंट हमारा आता है कि जब आपसे कह दिया जा रहा है कि आपका टिकट ओरिजिनल होना चाहिए तो आपका टिकट ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आपका कंसल्टेंट कह रहा है कि कोई बात नहीं, अगर ये डमी कह दे तो ओरिजिनल है मगर हम डमी लगा देंगे, इससे कुछ नहीं होगा, मगर इससे होगा ये कि आपका रिफ्यूज होना चांस अब कंफर्म होता जा रहा है। फर्दर ये कि आपको कहा जा रहा है कि टिकट आप जो होटल्स हैं वो आप कंफर्म बुक करवाएं, तो आप होटल्स को कंफर्म बुक करवाएं। होटल की बुकिंग कंफर्मेशन हो सकती है, अगर आपका कंसल्टेंट अच्छा है तो ये काम वो आपको करके दे सकता है। लेकिन अगर आप डमी होटल बुकिंग करवाएंगे, एक फेक वाउचर लगवाएंगे जो कि आजकल बनाना कोई मुश्किल नहीं है और उसके ऊपर ₹1 का खर्चा भी नहीं आता है, तो जब आप उसके ऊपर कोई खर्चा करने वाले नहीं हैं और एक डमी पेज लगाने वाले हैं, इस बात को जो हम एम्बेसीज होती हैं, जो वहां पर काउंसलर्स होते हैं, वो बहुत माइंड करते हैं कि आपने हमको ऐसा प्लान, ऐसा प्रोग्राम क्यों दिया जिसका पीछे कोई वजह ही नहीं है, ना कोई रिजर्वेशन है, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आगे चलते हैं और अपने तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। ताल्लुक है इसका बैंक स्टेटमेंट से। बैंक में आपके अक्सर औकात आप अपना फंड कंप्लीट कर लेते हैं मगर उसके अंदर बहुत सारी गलतियां होती हैं। सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं होता कि किस कंट्री के लिए कितना फंड होना चाहिए जिसको हम ये कह सकें कि हमारा बैंक स्टेटमेंट इस काबिल है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं या आप मलेशिया जा रहे हैं तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख से भी बात बन जाती है। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर 2 लाख रुपए वो मांग रहे हैं तो हम कल 2 लाख रुपए जमा करा देंगे, तो 2 लाख रुपए जमा कराने से हमारा काम हो जाएगा क्योंकि 2 लाख रुपए हमसे मांगे गए हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि 2 लाख रुपए का मतलब तो एंडिंग बैलेंस पे आता है। आपके 6 महीने की ट्रांजैक्शन चेक होती हैं जिससे ये साबित होता है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, कितना पैसा 6 महीने में आपके पास आया और कितना आपने निकाला। वो तमाम होते हुए आपके पास अगर एंडिंग बैलेंस 2 लाख का है तो मलेशिया उसको मान लेगा, लेकिन इसी अमाउंट को फिर भी यूरोप या अमेरिका नहीं मानने वाला, क्योंकि वहां पर जो खर्चा भी होगा वो उसी हिसाब से होगा। तो कम से कम 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख की अमाउंट अगर आपके अकाउंट में एंडिंग बैलेंस के तौर पर आएगी तो आप इन कंट्रीज के साथ बात कर सकते हैं कि हाँ ये आपकी बैंक स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपकी ट्रांजैक्शन मंथली इस किस्म की हो कि जहां से आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इतनी लग रही हो कि इतना पैसा आपको यूरोप में या तो ऑफर नहीं होगा, और अगर इतना ही ऑफर होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप वहां पर इस वजह से कोई स्लिप वगैरह नहीं होंगे, कोई असाइलम क्लेम नहीं करेंगे या ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो ये आपके पास कंप्लीट जो सूरत हाल है वो होनी चाहिए। उसके बाद आती है हमारे पास इनसफिशिएंट ट्रैवल हिस्ट्री, जिसकी वैल्यू के बारे में नॉर्मली हमारे लोगों को नहीं पता होता। एकदम से आपके पास एक क्लाइंट आता है या आप एकदम से किसी के पास जाते हो, किसी की बात सुन के या कोई भी आपके अंदर एक अट्रैक्शन आती है फौरन से, मैं जापान चला जाता हूं, मैं ब्राजील चला जाऊं, मैं USA मुझे भेज दें, ऑस्ट्रेलिया।
लेकिन याद रखिएगा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहे हैं या आप जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं, दे नोज के अगर पाकिस्तानी अपनी ट्रैवलिंग शुरू करेगा, अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री शुरू करेगा और वो जेन्युइन ट्रैवलर होगा, जेन्युइन टूरिस्ट होगा, तो वो जर्नी कहां से स्टार्ट करेगा, वो कहां से अपना मिजाज स्टार्ट करेगा? जाहिर है वो श्रीलंका जाएगा, वो पहले मलेशिया जाएगा, वो थाईलैंड जाएगा, दुबई जाएगा, जद्दा जाएगा, वो अपने करीब के मालदीव जाएगा। तो अगर उसको मालदीव फ्री वीजा ऑफर कर रहा है, ऑन अराइवल ऑफर कर रहा है, तो अगर वो मालदीव भी नहीं गया तो वो जर्मनी का ख्याल लेकर कैसे दिमाग में आ गया? तो ये बात बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करती है एक यूरोपियन के लिए, एक अमेरिकन के लिए, एक ऑस्ट्रेलिया के लिए, या ऐसी किसी भी जो अदरवाइज हमारी कॉन्टिनेंट से बाहर कंट्रीज आती हैं उनके लिए। वो कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। उनको पता है कि ये जो आने वाला है हमारे पास, असाइलम क्लेम करेगा, सर दर्द बनेगा, प्रॉब्लम करेगा। तो गवर्नमेंट का उनके लिए यही ऑर्डर होता है कि प्लीज ऐसे लोगों को रोकें ताकि हमारे मुल्क में इस किस्म के लोग ना आए जो हमारे लिए दर्दी सर इकट्ठे करें। सबसे नाजुक और ऐसा पॉइंट जो नजर नहीं आता, ज्यादातर आंखों से ओझल हो जाता है, और वो है मिसमैचिंग डिटेल्स। इसके बारे में हमारी कंसल्टेंसी के अंदर ही वीकनेसेस हैं, और ये वीकनेसेस हमारे साइड से ही आती हैं, और ये बहुत प्रॉब्लम्स हैं कि अगर कोई हमारे अंदर कंसल्टेंसी में अगर कोई वीक पॉइंट है तो वो यही है कि मिसमैचिंग डिटेल्स दे दी जाती हैं। उसमें टाइम का इशू आता है, उसमें बार बार चेंजिंग का इशू आता है, और बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं। और कंसल्टेंसी के अंदर अगर आपको पूरी फाइल भी मैं कहता हूं दोबारा बनानी पड़े तो बना लीजिए, मगर कभी भी मिसमैचिंग डिटेल्स के ऊपर फाइल्स अपने क्लाइंट को हैंडओवर ना करें। और आप लोगों का भी फर्ज है कि हमसे फाइल लेने के बाद इसको बिल्कुल लफ्ज टू लफ्ज देखें, आंखें बंद करके उस फाइल को जिस शक्ल में आपको दी गई है उसी तरह न जमा कराया करें, बल्कि फाइल का पोस्टमार्टम जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से एक ट्रैवल हिस्ट्री बनती है, एक ट्रैवल प्लान बनता है, वो ट्रैवल प्लान कुछ होटल के वाउचर दिखा रहा होता है, कोई नाम लिखे हुए होते हैं कि ये पहले हयात एजेंसी में रुकेगा, उसके बाद ये आईबीज में रुकेगा, उसके बाद ये कहां कहां रुकेगा, वो तमाम के तमाम मैरियट में जा रहा है। तो ये तमाम के तमाम होटल आपने अपने ट्रैवल प्लान में दे दिए, और आपके जो अब वाउचर लगे हुए हैं उसमें अगर कोई रद्दोबदल हो गया है तो वो आपने नाम चेंज कर दिए। अब होटल जो आपकी प्लानिंग है, जो आपको कवर लेटर है, वो कहानी कुछ और सुना रहा है क्योंकि वो आपने बना लिया था, और उसके बाद वो चेंज करने का आपका प्रोग्राम नजर नहीं आ रहा, और आपके जो वाउचर्स थे वो किसी भी वजह से आपने चेंज कर दिए, आगे पीछे कर दिए, केयर नहीं की। अगर वो आपस में पेपर ही मिसमैच हो रहे हैं, जो फाइल आप जमा करवाने जा रहे हैं वो ही आपस में क्लियर नहीं है, तो चांसेस यही हैं कि वो जो काउंसलर है वो ये दिखेगा कि ये बता कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, इसका प्लान ही क्लियर नहीं है। तो बहुत बड़े चांसेस क्या हैं कि वो आपका वीजा रिफ्यूज कर दे। उसके बाद बात आती है इनविटेशन की, जिसके ऊपर अक्सर आपके जो होते हैं कंसल्टेंट, वो पैसे ही भी ले लेते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपसे कहते हैं कि आप एक काम करें, आप मुझसे इनविटेशन खरीद लें। अगर आपसे इनविटेशन खरीद लें तो आप देने वाले क्या हैं? यानी कि आपके पास ऐसी क्या चीज आने वाली है? इनविटेशन लेटर। भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दें, मैं आपको अच्छा सा इनविटेशन मंगवा दूंगा। काउंसलर तो इन बातों को नहीं मानता कि आपने इनविटेशन 1 लाख का खरीदा है इसलिए आपको वीजा मिलना चाहिए। काउंसलर तो ये देखेगा कि आप उस इनविटेशन की वैल्यू है क्या। इवन के अगर आपका सगा भाई भी है, अगर वो भी आपको इनविटेशन लेटर भेज रहा है तो उसकी पोजीशन चेक की जाएगी कि उसकी अपनी पोजीशन क्या है, वो किसी को इनवाइट कर सकता भी है कि नहीं। लेकिन हाँ, ब्लड रिलेशन अगर सेट है और ठीक है, लीगल है, तो उसके इनविटेशन की वैल्यू है। एक भाई के लिए, एक बाप के लिए, एक माँ के लिए, एक बीवी के लिए, बच्चों के लिए उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर वो खुद ही अभी विजिट वीजे पे है या वो खुद ही किसी अजीब व गरीब वीजे पे चल रहा है जिसमें अभी कोई फैसला नहीं हुआ, तो वो आपको किस बात पे बुला रहा है, क्यों बुला रहा है? क्या उसमें ये लिखा हुआ है कि वो तमाम खर्चा आपको उठा लेगा? और जब आपकी पोजीशन चेक करते हैं तो आप खुद किसी के खर्चे पर रह रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल शेयरिंग में रह रहे हो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका कोई अपना एड्रेस नहीं है इस किस्म का जहां प्राइवेट घर हो। तो अगर किसी के पास अपना जाती घर भी नहीं है, जाती घर से मुराद अगर वो अपने एक प्राइवेट घर में भी नहीं रह रहा और वो बुला रहा है फैमिली को, तो डाउटफुल बातें हैं। तो इनविटेशन की वैल्यू एक हद तक तो बन सकती है, लेकिन उसको खरीदने के लिए आप अपने पैसे बर्बाद मत करें, क्योंकि इस बात की कोई वैल्यू नहीं है कि वो आपने 1 लाख का खरीदा है, 50,000 का खरीदा है या किसी दोस्त ने भेजा है।
इसकी कोई वैल्यू नहीं है। फैसला इसी बात पे होगा कि वो उसकी कितनी जरूरत है आपकी वहां पर उस इन्विटेशन पे जाने के लिए। आखिरी बात करेंगे और वो है सोलो ट्रैवलिंग की। सोलो ट्रैवलिंग से मुराद ये है कि एक लड़का है 25 साल का, 30 साल का, और वो कहता है कि जी मुझे आप रवाना करें, बाहर रवाना करें। उसने कुछ ट्रैवलिंग भी की हुई है, लेकिन चांसेस क्या बनते हैं कि उसने जो ट्रैवलिंग की है, आया वो उसके मिजाज था, अब मिजाजन ट्रैवलिंग करता है, यानी कि उसका ये मिजाज है कि वो एवरी ईयर दिसंबर में ट्रैवलिंग करता है, फॉर एग्जाम्पल एवरी ईयर जुलाई में वो ट्रैवलिंग करता है, या उसने ये ट्रैवलिंग इस तरीके से की है कि उसको किसी एजेंट ने कह दिया कि तुम 5 मुल्कों का ट्रैवल करके आ जाओ और मैं तुम्हें जर्मनी का वीजा अप्लाई कर दूंगा। अब नवंबर में वो 5 मुल्क करके आ गया है, दिसंबर में वो बैठा हुआ है इटली के वीजे के लिए, जर्मनी के वीजे के लिए। जो काउंसलर बैठा हुआ है वो पागल नहीं है। नंबर 1, एक तो आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, यानी कि आप वहां जाओगे तो आप वहां जाके करोगे क्या? आप वहां पर जो कर सकते हो वो ये कि अगर आप वहां पर कोई असाइलम या कोई भी रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि जी मैं यहां पर आया हूं लेकिन मेरे मुल्क में बड़े मसले मसाइल हैं, बड़ा तकलीफ में हूं, ये वो 100 बातें लिखकर आप उनके सर में दर्द डाल सकते हो और वो कोई ना कोई आपको अकोमोडेशन करेंगे, क्योंकि वहां पर जो ह्यूमन राइट्स है वहां पर एक्टिवेट हो जाएगा और आपका कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप कहोगे मेरी फैमिली भी तकलीफ में है, उसको भी बुला लीजिए, और इस तरीके से आपने अपने हिसाब से एक इमिग्रेशन कर ली। दैट इज नॉट ओके, दैट इज नॉट गुड फॉर देम। तो वो कभी भी सोलो ट्रैवलर को अहमियत नहीं देते। मैं ये नहीं कह रहा कि सोलो ट्रैवल को कभी वीजा मिलता नहीं है, बिल्कुल जी वीजा मिलता है, ब्लैंक पासपोर्ट पर वीजा मिलता है, हर किस्म से वीजा मिलता है। लेकिन मैं आपको इन जनरल बता रहा हूं कि अगर आप सोलो ट्रैवलर, अगर आप एक विजिट करना चाह रहे हो तो कोशिश करें कि अपनी फैमिली को उसमें इंक्लूड करें, ताकि आपको ये अहमियत दे कि यार ये आदमी जा रहा है, इसके बच्चे हैं, बीवी है, जाहिर है स्कूलिंग का मामला है, घर का मामला है, प्रॉपर्टी का मामला है, ये वापस आएगा, चांसेस हैं कि ये वापस आएगा। लेकिन अगर सोलो ट्रैवलर है, इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यहां पर ये जॉब करता है 50,000 60,000 रुपए की, और इसको आसरा है वहां पर, किसी ने कह दिया है कि तुम खाली पहुंच जाओ, बाकी काम मेरा है, वकील मेरे पास है, तुम्हारा केस डाल दूंगा, 15 दिन में तुम यहां पर सेट हो जाओगे। तो अगर ऐसा कोई मामला हो रहा है तो प्लीज एहतियात कीजिए, और सोलो ट्रैवलिंग के अंदर वीजा रिफ्यूजल के चांसेस हाई होते हैं। उस बात को ख्याल रखते हुए अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करेंगे तो वो वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहां पर जो एम्बेसीज, जो कॉन्सुलेट्स हैं, वो वीजा रिफ्यूज करने के लिए नहीं बैठे, वो वीजा देने के लिए बैठे हैं। लेकिन उन लोगों को जो लोग डिजर्व करते हैं, जेन्युइन केसेस हैं, उन लोगों को नहीं जो वीजा अप्लाई कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।